Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book, and this is my lecture number 10 from chapter 3 pair of linear equations in two variables. Students, before this lecture I have made lectures for chapter number 1 real numbers and chapter 2 polynomials. So if you have not watched those lectures, I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. In this video, we will be discussing the algebraic methods of finding the solution of pair of linear equations in two variable. अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल मेथड से या फिर ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम अलजेब्राइक मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक छोटा सा हम रिकॉल करते हैं ग्राफिकल मेथड को हम कैसे सॉल्व करते थे। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता था, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम क्या करते थे, हम इनका कुछ सॉल्यूशंस लेकर के इस तरीके से x और y की वैल्यू लेकर के और हम ग्राफ पेपर पे इस तरीके से प्लॉट करते थे। मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे ऐसे मिली थी और दूसरी लाइन इस तरीके से मिली, तो जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट है 1 और 3, ऐसा कुछ पॉइंट है, इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब यही हमारा सोल्यूशन हो जाता था कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता था उस केस में। लेकिन स्टूडेंट्स ये बताइए कि अगर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, कोई इंटीजर नहीं है, तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना कितना टफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है उनकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है, √3 और √5 ऐसा कुछ आ रहा है, या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो उनको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में अलजेब्राइक मेथड्स ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अलजेब्राइक मेथड्स ऐसा नहीं है कि केवल रूट वाले केस में ही यूज़फुल होते हैं, वो हर केस में यूज़फुल होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रूट वाले केस हैं, ठीक है, जहाँ फ्रैक्शनल वाले केस आते हैं वहाँ पर अलजेब्राइक मेथड्स चलेंगे ही, लेकिन वहाँ पर ग्राफिकल मेथड उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। इसलिए हम अलजेब्राइक मेथड्स को भी देखेंगे कि हम अलजेब्राइक मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, तो यहाँ पे ही बताया गया है कि द ग्राफिकल मेथड्स इज नॉट कन्वीनियंट इन द केसेस when the point representing the solution of the linear equations has non-integral coordinates। अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, लाइक x बराबर √3 है, y बराबर √7 है, ऐसा कुछ है, तो आपको उस पॉइंट को प्लॉट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप इस x एक्सिस पे √3 कहाँ खोजेंगे, x एक्सिस पे √7 कहाँ पे खोजेंगे, कैसे पॉइंट्स बनाएंगे, -1.75 कैसे दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे, ठीक है, 4/13 कैसे शो करेंगे। सो इट विल टेक मतलब डिफ़िकल्टी हो जाएगी आपको। क्लियर, इसलिए हम क्या करेंगे, अलजेब्राइक मेथड को फॉलो करेंगे। अलजेब्राइक मेथड 3 तरह के होते हैं, और भी इसके टाइप्स हैं, लेकिन हम 3 तरह के अलजेब्राइक मेथड्स को स्टडी करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो जो पहला मेथड होता है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें ये 3 मेथड से पढ़ना है, ये 3 अलजेब्राइक मेथड है जो हमें स्टडी करना है क्लास 10 के सिलेबस में जो दिया गया है। क्लियर, तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद वाले लेक्चर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन। क्लियर, अच्छा, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसमें कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। कैसे, जैसे आपके पास 2 इक्वेशन है, मैंने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर, अब पहला स्टेप में हमें क्या करना है कि सबसे पहले फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन द टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल दैट इज x
फ्रॉम ईदर इक्वेशन विच एवर इज कन्वीनियंट। जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगे पहले हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे? जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को, तो यहाँ पर x कैसे निकलेगा? हम b1y को और c1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। क्लियर? तो अगर b1y और c1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -c1 -b1y, और इधर क्या है? a1x है, और अगर इधर हमें केवल x को रखना है तो a1 को भी हमें उधर करना होगा, तो a1 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आ गई? -c1 -b1y अपॉन a1। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 से और चाहे इक्वेशन नंबर 2 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि x की ही फाइंड आउट करनी है, आप y का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? डिपेंड्स ऑन यू। तो जैसे मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करी इक्वेशन नंबर 1 से, आप इक्वेशन नंबर 2 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, चूंकि मैंने इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट किया है, अब मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ये जो वैल्यू हमें मिली है -c1 -b1y बाई a1, यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। क्लियर? तो यहाँ पर अब केवल y वाले टर्म्स रह गए, यहाँ पर x वाला टर्म्स हट जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन था दो वेरिएबल्स में, अब ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया तो हम इजीली y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है? तो स्टेप 2 में क्या करना है? सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में सब्सटीट्यूट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x विच कैन बी सॉल्व। समटाइम्स यू गेट स्टेटमेंट्स विथ नो वेरिएबल। ठीक है? ऐसा मिलेगा आपको। y की वैल्यू आप निकाल लिए, अब y की वैल्यू जैसे मान लीजिए कि y की वैल्यू समथिंग आ गई 10 आ गई। ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि इस y की जो वैल्यू 10 आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पुटअप करेंगे तो ये भी इक्वेशन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और कभी कभी आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। जैसे आपको ये मिल गया, सपोज करो कि सॉल्व करते करते आ गया 10 = 10, ऐसा कुछ मिल गया। तो अगर ऐसा मिलता है तो ये वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताओ। चूंकि ये ट्रू है, 10 = 10 ही होता है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिलेंगे। और अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए, जैसे कि मैंने कहा कि -3 = 6, ऐसा कुछ मिल जाए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाता है, यानी कि वेरिएबल यहाँ पे x y ऐसा कुछ नहीं आता है, इस तरह का स्टेटमेंट मिलता है, ट्रू मिलेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा तो नो सॉल्यूशन। क्लियर? अभी आपको एग्जांपल के थ्रू जब करवाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं और उसकी मदद से उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुटअप कर रहे हैं, इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल रहे हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना। आइए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपने बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो तुम्हारे एज की 7 गुनी थी, 7 टाइम्स थी। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? इसका इक्वेशन बनेगा, अगर आफ्ताब की एज सपोज करिए कि s है और उसके डॉटर की एज t है, तो 7 years ago आफ्ताब की एज s-7 होगी और उसके डॉटर की एज t-7 होगी, और चूंकि दिया है 7 टाइम्स होगी, तो ये आफ्ताब की एज है और ये डॉटर की एज है 7 साल पहले। तो 7 टाइम्स है, इसलिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो जो इक्वेशन बना है वो s-7t + 42 = 0। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। ये आप सब लोग बना भी चुके हैं। इसी तरीके से 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you will be, 3 टाइम्स हो जाएगा 3 साल के बाद। तो इसका इक्वेशन ये बनेगा। ये दोनों इक्वेशन आप बना चुके हो ग्राफिकल मेथड वाले में। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। सबसे पहले मैंने क्या किया है,
इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ किया है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना थोड़ा सा इजी लग रहा है हमें। तो हम s की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। s की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं? 3t को -3t को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये s बराबर क्या हो जाएगा? 3t + 6, ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा, 3t + 6 हो जाएगा। क्लियर? पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 2 से हमने s की वैल्यू निकाल ली है। अब इसी s की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। इसीलिए इसको सब्सटीट्यूशन बोला जा रहा है कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्सटीट्यूट करना। अब फर्स्ट इक्वेशन में जहां पे s लिखा है वहां पे हम s नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे 3t + 6। अब यहाँ पे मैंने लिखा 3t + 6 माइनस यहाँ पे क्या दिया 7t + 42 = 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। 3t, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, 3t - 7t = -4t, और 6 और 42 कितना हो जाएगा? 48। तो मतलब इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये प्लस में आएगा, ये 48 होगा, तो t = 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 वेरिएबल में रिड्यूस हो गया इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 वेरिएबल में आ गया। अब यहाँ से t की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। क्लियर? अब t की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हम इसी t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से हमें s की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। s = 3 × 12 + 6 = 42। सो आफ्ताब का जो एज है वो हमने s माना था, तो 42 ईयर्स हो गया। अब t की वैल्यू क्या आएगी? t की वैल्यू 12 दिया गया है, तो ये डॉटर की एज 12 ईयर्स हो जाएगी। क्लियर? अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? अगर हम 42 वैल्यू रखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, s की वैल्यू रखें 42 माइनस t की वैल्यू रख दें 12, तो -7 × 12 + 42, तो ये आपका 0 आएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, s - 7 × 12 + 42 = s की वैल्यू क्या है? 42 है, और t की वैल्यू क्या है? ये। तो आप इसको वो कर सकते हैं। देखो 42 42 84 आएगा, माइनस 12 7 जा 84, तो ये आपका 0 आएगा। तो इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि हमने इक्वेशन नंबर 2 में से s की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। आप ये सोचेंगे क्या हम इक्वेशन नंबर 1 से भी s की वैल्यू फाइंड आउट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 से हम s की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आएगा s = 7t - 42, ये आएगा। ठीक है, अब चूंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट किया s की वैल्यू को, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है? s - 3t = 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7t - 42 - 3t = 6। हमने क्या किया? s की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर दिया है। अब 7t - 3t = 4 × t = 42 को आप उधर ले जाएंगे 48, फिर भी t की वैल्यू क्या आएगी? 12 आएगी, है ना। अब इसी t = 12 की वैल्यू को फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देंगे। तो 1 में पुटअप करेंगे तो वहाँ पे हमें s की वैल्यू मिलेगी 42। तो आप किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर उसकी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, और इस तरीके से इक्वेशन आपका 1 वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा। फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर उसकी वैल्यू को फिर से इक्वेशन 1 में पुटअप करके दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers from ₹9। रोमिला स्टेशनरी शॉप जाती है, 2 पेंसिल खरीदा उसने, 3 इरेजर खरीदा 9 रुपए में। उसकी फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she also bought। और सोनाली ने जो है 4 पेंसिल्स लिया है, 6 इरेजर्स लिया है ऑफ द सेम काइंड। ये आप इक्वेशन बना भी चुके हैं। उसने 18 रुपीज़ का लिया है। तो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर। तो हमने इक्वेशन कैसे बनाया था?
हमने मान लिया था कि सपोज करो कि एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो x है और इरेजर का जो कॉस्ट है वो y है, ये हमने एज्यूम कर लिया था। अब पहले 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर है तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 रुपीज़ है, तो इसलिए 9 लिखा गया है। उसके बाद 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स है तो 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 18 है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए। अब मैंने क्या बोला था आपसे, किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करिए। इन्होंने क्या किया, वी फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये पहला इक्वेशन है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, 3y राइट हैंड साइड में जाएगा तो 9 अभी इधर है, 9 माइनस 3y हो जाएगा, है ना। और x के साथ 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 को भी आप उधर ले जाएंगे तो बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2। फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाला x की वैल्यू। अब इसी वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। हम ऐसे लिखेंगे कि नाउ वी सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, या फिर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हम ये पूरी चीज़ लिखेंगे, प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब ये वन वेरिएबल का इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करके हमने इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ देखिए क्या रहा है, 6y से 6y कैंसिल हो गया। अब तो यहाँ पे वेरिएबल बचा ही नहीं। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई ऐसा कंडीशन आ जाए जब वेरिएबल ना बचे, यानी y तो बचा ही नहीं तो किसी की वैल्यू नहीं निकली, एक स्टेटमेंट टाइप का मिल गया। अगर स्टेटमेंट मिल जाता है और स्टेटमेंट ट्रू होता है, ट्रू स्टेटमेंट मिलता है, तो वहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके मिलेंगे, सिंगल सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y, however we do not get a specific value of y as a solution, therefore we cannot obtain a specific value of x, and this situation has arisen because both the given equations are the same, therefore equations 1 and 2 are infinitely many solutions, इसलिए इसके infinitely many solutions होंगे। अच्छा, ग्राफिकल मेथड में आपने देखा था, एक कंडीशन मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब मिलते हैं, अगर दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट होते हैं तब, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा हो जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलता है। तो इक्वेशन बनने के बाद ही अगर आप थोड़ा सा गेस कर लो, पहले देख लो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। यहाँ पे a1 अपॉन a2 2/4 है, 2/4 का मतलब 1/2। यहाँ पे b1 बाई b2 भी 3/6 माने 1/2, और c1 बाई c2 मीन्स 9/18, ये भी 1/2 है। तो तीनों बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं इसके। अब एक तीसरा जो केस है वो है कि द टू रेल्स आर एक्सप्रेस्ड बाय द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड विच विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। क्रॉस ईच अदर का मतलब क्या उनका कोई सोल्यूशन होगा, ये हमें देखना है। तो हमारे पास पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी y के टर्म्स में, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा और 2i भी उधर जाएगा, तो ये 4 माइनस 2i हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 2 इंटू 4 इंटू 2i प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, और 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। लास्ट में हमें एक फिर स्टेटमेंट मिल गया, हमें कोई वेरिएबल नहीं मिला, एक स्टेटमेंट मिल गया, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि -4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब ये हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया, इसलिए द इक्वेशन डू नॉट हैव अ कॉमन सोल्यूशन, इसलिए इस इक्वेशन का कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है। सो द टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर, इसलिए दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने 3 कंडीशंस देखी। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो कंडीशन था वो तो ये था कि हमने दो इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को लिया और किसी एक वेरिएबल चाहे x का चाहे y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। जो भी हमने वैल्यू फाइंड आउट किया उसको हमने दूसरे इक्वेशन में पुटअप कर दिया, वहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। फिर y की वैल्यू को हमने पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल ली, क्लियर। तो इस तरीके से एक सोल्यूशन मिल गया। दूसरा केस ये आया कि जब हमने x की वैल्यू निकाली और
का वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया तो वहाँ पर हमें कोई वेरिएबल y मिला ही नहीं। वो वेरिएबल की जगह पे हमें एक स्टेटमेंट मिल गया और वो स्टेटमेंट ट्रू था, यानी कि जैसे 10 = 10 मिल जाए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन अगर लास्ट में वेरिएबल ना मिल करके एक फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे मिला हुआ है -4 = 0, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सो आई होप कि आपको सब्सटीट्यूशन मेथड क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज नंबर 3.3 में यही आपको करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको एक इसमें करके दिखाता हूँ। कोई जैसे यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। तो इक्वेशन 1 में अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें, √2x + √3y = 0, ये हमें दिया गया है। यहाँ ये हमारा पहला इक्वेशन है। इसमें से हम x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, √3 - √3y अपॉन √2, ये आएगा -√3y अपॉन √2। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब इसी वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुटअप कर दें। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन है √3x - √8, एक सेकेंड, √3x - √8y = 0। तो यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे -√3/√2 इंटू वाई। √3 इंटू एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया -√3 अपॉन √2 इंटू वाई -√8y = 0। अब यहाँ पे √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस लगा हुआ है तो -3 अपॉन √2y -√8y = 0। क्लियर। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और y कॉमन हो जाएगा। y कॉमन होगा 3/√2 + 8, ये आएगा = 0 है। तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा, y = 0 आ जाएगा, ठीक है। अब y = 0 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे y = 0 रख दोगे तो x बराबर क्या आएगा, √2x + 0 = 0। तो यहाँ पे x बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन में x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 0 0 आ गई। क्लियर। यानी जो ऑर्डिनेट जो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, वही इसका सोल्यूशन होगा, वहीं पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो इमेज सेंड करना है वो आप सेंड करेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका इमेज सेंड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करना है, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस हैपन्स। सबसे पहले आप सब्सटीट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपके पास x और y की कुछ वैल्यू आ जाएंगी। मान लीजिए x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 2, ये हम सपोज करेंगे कि मान लीजिए ऐसा आ गया। फिर आपको दिया है y = mx + 3, y = mx + 3, ऐसा दिया गया है। अब यहाँ पे x की जगह जो वैल्यू हमें मिली है 1 और y की जगह 2, ये लिखिए और यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो आपको बताना है कि m कितना आ रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में you have to form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनाने हैं और लीनियर इक्वेशन बना करके सब्सटीट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो पहला केस में क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स 26 है,
तो अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर y है तो इनका जो डिफरेंस है, सपोज करो कि x बड़ा है y छोटा है, तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 26। क्लियर। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो हमने x को बड़ा माना है, दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स y। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसमें पहले ही x की वैल्यू निकल चुकी है y के टर्म्स में। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। ठीक है, तो ये आपको करके इमेज सेंड करना है ये सेकंड वाले का। इसमें ध्यान रखना सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो अगर एक एंगल x है दूसरा एंगल y है तो एक इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। इसी तरीके से थर्ड आपको करना है इक्वेशन बना करके और उसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो नोट्स में तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो इमेज भेजना है वो मैंने आपको बताया। पहले क्वेश्चन का पार्ट 6 सॉरी, और दूसरा क्वेश्चन सेंड करना है आपको, और तीसरे क्वेश्चन का पार्ट 2, और यहाँ पे पार्ट 5 ये भी आपको सेंड करना है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो जो आपसे पूछा है वो हम एज्यूम कर लेंगे। let us the fraction be x upon y। मान लीजिए हमारा फ्रैक्शन है। अब इसमें बोला कि if 2 is added to both the numerator and denominator, इसमें दोनों साइड अगर हम x प्लस 2 करें, नीचे भी y प्लस 2 कर दें, तो ये कह रहा है कि ये बन जाएगा 9/11। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11x प्लस 22। ठीक है, और इज इक्वल टू y का 9 से मल्टीप्लाई करो 9y प्लस 18। क्लियर। अब x और y को एक साइड कर दो, 11x माइनस 9y और इज इक्वल टू 22 को उधर ले जाओ तो 18 माइनस 22 बराबर -4। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से जब 3 ऐड करेंगे तो हमारा 5/6 आ रहा है। ठीक है, और फिर इक्वेशन सेकंड बना लोगे आप, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक आपको ये वाला भेजना है, फिफ्थ वाला, बाकी आपको करने सारे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी अच्छे से। लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट करिए, ठीक है, और बताइए कि क्या डाउट है, वो हम क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।